आज हमारी साइंस की जो है तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 हमने क्लासेस कर ली है और 2 क्लासेस में मैंने 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है और पीडीएफ मैंने आपको पूरा टेलीग्राम पे भेज दिया है। तो जिसे भी पीडीएफ नहीं मिली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर साइंस की, तो आप टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना। फाइल वाले सेक्शन में जाना, हर एक क्लास की पीडीएफ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलती है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपने जितनी भी क्लास देखी है अभी तक, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, देन रिवीजन कीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर गलत ना करें। ठीक है। और ऐसे ही बहुत जल्द साइंस की जो है मैं सोच रही हूँ कि कल जो है हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर यही बाकी है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतना डिटेल में नोट्स आपको फ्री में यहाँ पर मेरे चैनल से मिल रहा है। तो प्लीज इसका फायदा जरूर उठाएं और क्लास पसंद आएगी तो एक लाइक करके जरूर बता देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और वो भी कम में, मतलब कम टाइम में। तो ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको कल ही कराया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको कल डिटेल में बताई थी और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मधुमक्खी वाला जो क्वेश्चन था। अब इसके बाद से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है CH4, मतलब मीथेन। तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है और यह ज्यादातर मीथेन से बना है, लेकिन कम मात्रा में इथेन और प्रोपेन से भी बना है। एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि बस नंबर पे मत जाओ कि 50 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के नीचे जो पॉइंट है वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीएनजी को प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन को संपीड़ित गैस करके, मतलब कंप्रेस करके विकसित किया गया है, जो इसकी कुल मात्रा के 1% से भी कम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कंप्रेस नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। इसी तरीके से आपसे एलपीजी का भी पूछता है, तो एलपीजी का भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, मतलब बहुत ही कम जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन से है जो है सबसे कम जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला, हमने सीएनजी पढ़ा था ना। अब तो एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। बीपी। आपको पता है जब आप घर में कुछ ऐसा काम करते हैं तो मम्मी और जो पेरेंट्स होते हैं उनका बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है। इससे याद रहेगा, बीपी का मतलब बी से आपका हो गया ब्यूटेन और पी से आपका हो गया प्रोपेन। तो मुझे नहीं लगता है कि जब भी एलपीजी आपसे पूछेगा कि एलपीजी में, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इतनी बार पूछा है और यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बट ऑप्शंस ऐसे बनाएगा ब्यूटेन प्लस मीथेन, प्रोपेन प्लस मीथेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो आप कैसे याद रखेंगे? तो बीपी से याद कर लो ना भाई, बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, हमारा खुद का भी तो होता है। तो बीपी से बी से आपका हो गया ब्यूटेन और पी से हो गया आपका प्रोपेन। तो एलपीजी में क्या होता है, तो एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का एक रूप है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि हीरा क्या है, कार्बन का एक रूप है। बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं सिवाय कार्बन का एक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है, तो वो बनता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये क्या है भाई, देख लेते हैं फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए बेकेलाइट या फिर जिसको बोलते हैं पॉलीऑक्सीबेंजिल, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा चौड़ा है। बस आपको समझना है कि ये इन सिंथेटिक घटकों से बना पहला प्लास्टिक था। ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि बेकेलाइट आपको समझ में आ जाए। और यह एक थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रॉल है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनोल की संक्षेपण प्रतिक्रिया से निर्मित होता है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ये एक्सप्लेनेशन तो आपसे नहीं पूछेगा, बट याद रखना कि बेकेलाइट जो होता है ना वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ठीक है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स, जो रासायनिक नाम है वो देखा था। तो आज भी एक क्वेश्चन है कि टमाटर आप लोग देखते हैं, टमाटर देखते क्या हम लोग तो खाते ही हैं। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टमाटर में। और नींबू में कौन सा होता है जरूर बताओ, तो ऑक्सैलिक होता है टमाटर में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो वो है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यह यकृत में बनने वाला एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है और यूरिया में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं। और यूरिया का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो CH4N2O याद रख लो, और इसे हम कार्बामाइड या फिर यूरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आज बेसिकली ना ज्यादा फैक्चुअल वाले, क्योंकि आज से अगला क्वेश्चन देखो। आज बेसिकली ना ज्यादा फैक्चुअल वाले, क्योंकि आज से हमारा बायो और केमिस्ट्री दोनों मिक्स है, तो जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर मैंने लिखा हुआ है, और जहां पर डायरेक्ट आपको याद रखना है वो याद रखिएगा। जैसे कि यौगिक आपका है K2O, तो K2O का सही नाम क्या है? तो उसे हम बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है और वो होता है कार्बन, इसे भी ध्यान रखें। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है नाभिकीय संलयन, याद रखना। और कल मैंने आपको जैसे कि सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था, सेम इसी तरीके से आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे? तो वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंछी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो वो है आपका यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब ये भोपाल गैस त्रासदी तो सीटेट से लेके हर एक स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये कई बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट याद रख लो, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का निर्गमन भोपाल गैस त्रासदी का कारण है। और आपको पता ही है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड, ये भी नाम याद रखना क्योंकि यूनियन कार्बाइड सहायक कीटनाशक संयंत्र में हुआ था, और इससे काफी ज्यादा जो है एक तरीके से इसको आपदा माना जाता है, और आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की इसमें जो है डेथ भी हो गई थी। तो बेसिकली आपको ये नाम याद रखना है कि किस गैस के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये यूनियन कार्बाइड भी नाम याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वो जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। ठीक है, तो याद रखना क्या करता है? नीले लिटमस को लाल बना देता है। ठीक है, अच्छा कल मैंने जो पीएच वाला आपको क्वेश्चन बोला था वो एक्सप्लेनेशन मैंने सही लिखा था, बट क्या होता है ना कि कई बार कुछ बोलना कुछ और जाते हैं और बोल कुछ और देते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि 0 से आपका 14 तक रेंज होता है, 0 से 7 तक आपका एसिडिक होता है, और 7 to 14 आपका क्षारीय होता है। ये होना चाहिए था, और उल्टा मैंने थोड़ा सा बोल दिया, बट लिखा एकदम सही था। तो आप प्लीज एक बार, पीडीएफ में एकदम सही लिखा हुआ है, और 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया, तो थैंक यू। आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखते हो। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि स्पीड में हम उस जो है एकदम उस जोन में होते हैं और ऐसा लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, बट जो वर्डिंग होती है वो कुछ गलत हो जाती है। तो ये चीज पीडीएफ में एकदम सही लिखा है, बट वो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप इसको ध्यान रखें। मैंने सोचा बता दूं। चलो ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कल हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके फॉर्मूलाज देखे थे, तो आज उसी से क्वेश्चन है कि जब हमारा कभी आपने देखा होगा हाथ वगैरह जब टूट जाता है तो उसपे व्हाइट व्हाइट की जो चीजें लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है तो वो क्या है? तो ये है आपका जिप्सम। ठीक है, याद रखना कि जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? प्लीज कॉमेंट करके बताएं। तो अब जिप्सम आ गया है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, जिप्सम सबसे पहले याद रखो कि एक वाष्पीकरणीय खनिज है जो बहुधा स्तरित अवसादी निक्षेप में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CaSO4 × 2H2O। कई बार पूछा है कि रासायनिक सूत्र क्या है, और इसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, उसी तरीके से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमहाइड्रेट्स, और इसका आपको मैंने बताया ही था कल, CaSO4 × ½ H2O। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डाला जाता है तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि जिप्सम कैसे बनता है। जो जैसे कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें आपने जैसे ही वाटर को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? हमारा जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे चलिए। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति में निर्मित होती है क्या चीज? तो कील के भार में बढ़त के साथ। देखो ऑप्शन में मिलेगा ना, कील के भार में घटत
मतलब घटोत्तरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो याद रखना, जब भी लोहे की आपने कील तो देखी होगी, ठीक है, लोहे की कील में जैसे ही यहाँ पर आपने देखा होगा जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या निर्मित होता है, जो कील का जो वेट है उसके भार में आपको बढ़त वो जो है देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, वो होता है अरस्तु कहलाते हैं। जो इनके फादर हैं, हमारे जीव विज्ञान के फादर, वो है अरस्तु। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान रखें। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है, बस इसको ऐसे याद रखो, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी जो है हमारा मिट्टी, याद रखना किससे संबंधित है? मिट्टी से। उसी तरीके से ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत, ऑन्कोलॉजी मतलब इंग्लिश में देख लीजिए ONCHOLOGY, ये होता है ऑन्कोलॉजी। तो इसके अंतर्गत किस चीज की पढ़ाई होती है? तो वो होता है कैंसर का। ठीक है, उसी तरीके से आपका ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी मतलब OR और नीथो, ठीक है, और नीथोलॉजी, लॉजी का मतलब ये जो लास्ट में होता है ना, लॉजी इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको पता होगा बर्ड्स का, पंक्षी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ऑन्कोलॉजी के अंदर हम कैंसर का करते हैं और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं कि चलो भाई हड्डियों के डॉक्टर के पास दिखाना है, हाथ पैर में कुछ चोट लग गई है। तो जो हड्डियों की पढ़ाई करते हैं तो वो किस मतलब हड्डियों के बेसिकली कहा जाए तो क्या बोलते हैं उनको, जो इसकी पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। मतलब हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो वो होता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए किसमें परिवर्तन के कारण जो स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटा को बोलते हैं रंध्र, वो खुलते या बंद होते हैं? तो वो होता है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। इसकी वजह से जो स्टोमेटा होता है वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। अब ये क्या है भाई स्टोमेटा, ये सारी चीजें समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जो स्टोमेटा है इसका खुलना बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों में गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करती है। प्रक्रिया को दो मुख्य कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। रंध्र जो है वो मतलब स्टोमेटा छिद्र के आसपास गार्ड कोशिकाएं स्थित होती हैं और छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जल का अपवाह रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्रों के खुलने को नियंत्रित करता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस चेंज के कारण जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज या फिर बंद होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वाटर की मात्रा। ठीक है, चलिए तो बेसिकली इसको आपको समझना था तो इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी गाजर का हलवा तो भाई ठंड में बहुत अच्छा लगता है, सब लोग खाते भी हैं और काफी हेल्दी भी होता है। तो आपने देखा होगा कि जो गाजर का कलर होता है वो जो है नारंगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा ना हेयर ट्रीटमेंट में लोग कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गाजर वाजर खाते रहो, नारंगी जो उसमें कलर होता है वो क्यों होता है? इसमें कैरोटीन होता है, इसी वजह से गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। समझ में आए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं लाइसोसोम? तो वो होते हैं पाचन केंद्र। ठीक है, लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट अगर आपको पाचन केंद्र का ऑप्शन दिखे उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, कोशिका जो होता है हमारी सेल होती है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो जो सेल होता है उसके किस भाग में, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो इस भाग में होता है, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन जिसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं, द्विसंयोजन जो गठन होता है वो कब होता है? तो वो होता है जाइगोटिन के दौरान। ठीक है, इसको रट लेना, जाइगोटिन के दौरान। इसमें बेसिकली एक्सप्लेनेशन मैंने सोचा था दे दूं बट काफी टफ पड़ता और उतना आपको समझना भी नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा ही नहीं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन में जो सिनेप्सिस होता है वो कब होता है, तो वो होता है जाइगोटिन के दौरान। बस इतना याद कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? और वो होता है विषाणु।
ठीक है। तो वायरस किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, विषाणु। अगला जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो ब्लड्स होते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन उसके द्वारा जो है फ्लो होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हर एक सेल में ऑक्सीजन हम किसके माध्यम से पहुंचाते हैं। तो ये है जो है आरबीसी जिसे बोलते हैं हम, लाल रुधिर कणिका। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि देखो भाई जो आरबीसी होता है इसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और उनका जीवन काल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिनों का होता है। आरबीसी के द्वारा, इसी को बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, इसके द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और आरबीसी की संख्या 4.5 से 5 मिलियन तक, मतलब इतना मिलियन या फिर जैसे हम घन मिलीमीटर बोलते हैं, इतना रक्त होता है। तो बेसिकली ये वाला लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद रखना है कि इसका जीवन काल कितना होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घन मिलीमीटर, इसका आपको कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप याद कर लेना कि इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और इसका जो जीवन काल है, जो लाइफ साइकिल है, वो 120 दिनों का होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, शरीर के हर एक सेल को, तो वो है हमारा आरबीसी। चलिए, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम इसको पावर हाउस बोलते हैं और आपने देखा होगा इसकी जो फोटोज होती हैं इस आकार में कुछ होता है राउंड शेप में। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, जो हमारा सेल है इसका पावर हाउस, इसका शक्ति स्रोत क्या है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस के रूप में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अस्तित्व और कामकाज के लिए, उसको एक तरीके से एनर्जी जो है, कामकाज के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए हम इसको शक्ति का स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 80% से अधिक सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है जल, वाटर। वाटर जो है 80% से अधिक जो है सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। और हमारी जो बॉडी होती है उसमें पानी कितना होता है मानव शरीर में, तो 70%, मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें 70% पानी होता है। तो मानव शरीर का लगभग कितना, 70% भाग क्या है, जल है। आप समझ सकते हो कितना लार्ज अमाउंट है, 70% जो पार्ट है वो जल है, वाटर है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल याद रखना, क्योंकि इसमें आपको ऐसे मिलेगा 70, 71, 72, 73, इस तरीके से ऑप्शंस, इतने क्लोज के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल है और आपको पता ही है कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है घटक है और यह शरीर के क्या करता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है ना उसको नियंत्रित करता है और यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो वो होते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है वो ज्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे शरीर में जो है ना नेचुरली एंजाइम उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करते हैं। इनमें जैसे कि एंजाइम से क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना, पाचन के दौरान खाद्य कणों को तोड़ना, ये सब किसकी वजह से होता है, एंजाइम, तभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछा गया है कि पाचन तंत्र के उचित कार्य के लिए 3 मुख्य प्रकार के पाचन एंजाइमों की आवश्यकता होती है। एक आपका एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज। अब ये क्या है एमाइलेज, तो एमाइलेज जो है और ये शर्करा में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है इसमें नीचे टूट जाता है। लाइपेज में ये लिपिड को तोड़ते हैं और स्टार्च जो है इसमें नीचे टूट जाता है। लाइपेज में ये लिपिड को तोड़ते हैं और वसा और तेल ग्लिसरॉल होता है उसको वशी अम्ल होता है और ये प्रोटीज अमीनो अम्ल में प्रोटीन को तोड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन इसका मत, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, 3 मुख्य प्रकार के पाचन एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, बाकी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जिसे एक्स्ट्रा चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन, तो ये ऊपर से यहाँ तक याद रखना कि प्रोटीन से बने होते हैं और इनका बेसिकली अगर देखें तो किस चीज में ये ज्यादा हेल्प करते हैं, तो वही होता है मसल्स के निर्माण में, जो भी विषाक्त पदार्थ है उसको नष्ट करने में, पाचन के दौरान जो खाद्य कण है उसको तोड़ने में, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन,
कौन सा विटामिन रक्त के थक्के मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, आपने देखा होगा कई बार जब हमारा हाथ पाथ कुछ कट जाता है तो ब्लड जो है ऐसे बस निकलता नहीं है, धीरे धीरे वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, वो जम जाता है। तो आखिर में ये रक्त का जो थक्का है वो जमता है, क्योंकि अगर विटामिन के ना हो तो फिर हमारा ब्लड जमेगा ही नहीं, बस ऐसे ही। जिसमें इसकी कमी हो जाती है कि आपने देखा होगा उनका खून जल्दी बंद ही मतलब बहता रहेगा, बंद नहीं होगा ब्लड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, तो वो है विटामिन के। अब यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई चलो देख लेते हैं सबसे पहले विटामिन सी। तो देखो जो विटामिन सी होता है वो घाव भरने, उपास्थि हड्डी और दांतों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हर बार पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है, ठीक है, ये याद रखो। विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेटिनॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा है रेटिनॉल। यह अच्छी दृष्टि और आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है। जीरोफ्थाल्मिया और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। जितने भी विटामिन है ना उनके रासायनिक नाम, उनसे कौन कौन से उनकी कमी से रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारा जो विटामिन बी1 है इसका रासायनिक नाम है थायमीन, ये भी क्वेश्चन पूछा है। विटामिन बी1 शरीर की कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एक थे और इस एक क्वेश्चन के साथ हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है, तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ठीक है। और अगला, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया विटामिन सी को। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी1 का क्या है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहां पर, तो वो होता है यकृत में, मतलब लीवर में, ठीक है। चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो वो होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबाल्ट जो है जैसे कि CO, कोबाल्ट किस में होता है, तो वो है आपका विटामिन B12 में, ठीक है। विटामिन सी का जो है अभी मैंने आपको बताया ही है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये पता नहीं कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए, कई बार आपने देखा होगा कि जो दूध है उसमें खट्टापन आने लगता है, क्यों ऐसा होता है। दही है खट्टी होती है, क्यों, लैक्टिक एसिड की वजह से। इसी तरीके से दूध में जो खट्टापन होता है वो भी हमारा लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। तो दूध दही से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछे ना खट्टापन, तो उसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, वो है हमारा आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। देखो यहाँ पर आप वीडियो जब भी आप देखें ना तो आप इसको 1 से 2 बार देख लो, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, मेरे इसी वीडियो के नीचे। फिर वहां पे आप जैसे ही ज्वाइन होंगे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मैं हर दिन भेज देती हूँ। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर दिन इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप सभी के लिए अच्छे से क्लास लेकर आऊं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये सारी चीजें मुझे खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के द्वारा पूछे हुए प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है, तो वो है जीन, याद रखिएगा। डीएनए ये आपको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए है उसमें एक हेलिक्स की लंबाई होती है, वो कितनी होती है, तो वो होती है 34A। इसको रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपको भी पता है कि वो लैंगिक जनन पे आधारित है, ठीक है। चलिए, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था डार्विन ने, और ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, बताइए जेनेटिक्स किसका स्टडी है, तो आप जानते ही हैं कि आनुवंशिकता और विचरण, इसी का तो अध्ययन होता है इसमें, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो वो समझाया था लैमार्क ने, ठीक है।
अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था डी वेरिस ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरिस वोरिस जो भी है, बट याद रखना कि ये सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था डी वेरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था इनको जीन के संश्लेषण के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा है कि जो हरगोविंद खुराना है इनको किस आविष्कार के लिए भी जाना जाता है? तो जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष जो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो पुरुष आपको पता ही है उनमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्स वाई, एक एक्स है इनके पास, और जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है एक्स एक्स, इनके पास 2 क्रोमोसोम होता है। तो यही रीजन है, क्योंकि जो मेल होते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक मिनट कलर ही चेंज कर दूं, हाँ, तो स्त्रियों की तुलना में मतलब फीमेल के कंपेयर में जो पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, बिकॉज उनके में एक तो एक्स वाई क्रोमोसोम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 2 एक्स है, तो पुरुषों के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसी वजह से ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये जो है पुरुष जो है वो वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। ये आपको पता ही था, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्योंकि इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और यह जो रोग है वो पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि उनमें एक ही क्रोमोसोम, जो अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि आपको पता है ना फीमेल में तो 2 एक्स हो गए, बट मेल में एक ही एक्स होता है, और स्त्रियों में चूंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं, अतः जब दोनों में ही अप्रभावी विकल्पी जीन ना हो तब उन्हें यह रोग नहीं होता है। किंतु उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम में, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमोसोम में से यदि एक में भी अप्रभावी विकल्पी जीन हो तब वे इस रोग के वाहक की भूमिका करती हैं। तो ये मतलब फीमेल का भी बताया है कि अगर दोनों में से किसी एक में होगा तभी हो सकता है, वैसे ज्यादातर चांसेस मेल के ही होते हैं, बिकॉज उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है। तो ये रीजन आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार पूछा गया है कि क्यों भाई ऐसा क्यों है, तो बस यही रीजन है कि उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, कल हम इसका साइंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और यहाँ देख लेते हैं, देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और अगर इसके पहले के 2 क्लासेस की पीडीएफ आपको नहीं मिल रही होगी तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि जब भी मैं पीडीएफ देती हूँ ना तो पहले क्लास के भी क्वेश्चंस पीडीएफ में इंक्लूड कर देती हूँ, ताकि किसी को ज्यादा भटकना ना पड़े। तो इस एक पीडीएफ में आपको 2 दिन के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये मेहनत आपके लिए है, तो प्लीज इसका फायदा उठाएं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं आप। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखना, कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि कल मैं साइंस की लास्ट क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।